ये सेवन करने की वजह से नागोदर रोग होता है। और भी निदान बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? स्नेह द्वेषी, ठीक है, तो वहां पर भी जो है स्पंदन नहीं हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि नागोदर में क्या वर्ड आया? अस्पंदन, लीनगर में आया न स्पंदन, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया। ये 4 हमने डिसऑर्डर्स देखे, कौन कौन से? गर्भशोष, देन उपविष्टक, देन नागोदर, देन लीन गर्भ। बहुत ही जरूरी है। गर्भशोष में आपको पता होना चाहिए मंदम स्पंदते च, उपविष्टक में क्या है? गर्भो वृद्धि ना प्राप्नोति, और स्पंदन से रिलेटेड ऐसा कुछ आया नहीं है उपविष्टक में, ये भी पता होना चाहिए, ओके। इतनी तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा गर्भ व्यापक से तो डेफिनेटली इसी वाले पार्ट से आने वाला है। जितना हमने डिस्कस किया उतना मोर देन सफिशिएंट है। तो जितने भी गर्भ व्यापद हैं वो सारे आप IUGR से रिलेट कर सकते हो। Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to IRS Parents. If you really find this video helpful, you can appreciate our channel by hitting the like button and share this video among your friends. Hello students, welcome back to YouTube channel that is IRS Parents. So till now we have done page 26 and I'm really grateful कि हमारी जो गोविंद पारिक की सीरीज है वो सभी स्टूडेंट्स को इतना पसंद आ रहा है और बहुत ज़्यादा यूजफुल हो रहा है उन लोगों के लिए. So that's highly appreciable. सो इन द कंटिन्यूशन ऑफ पेज 26 हमने कुछ पार्ट वहाँ पे छोड़ दिया था दैट वाज रिलेटेड विद द प्रसूति तंत्र, राइट. तो टुडे वी विल सी दैट पार्ट ओनली, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो थे बाय आचार्य चरक एंड आचार्य वाग्भट, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है. बट टू गेट इन डिटेल्स वी विल सी वन बाय वन कि कौन कौन से व्यापद जो हैं आचार्य ने वर्णन किए हैं रिलेटेड विद गर्भ, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल जो है गर्भ व्यापद हो सकते हैं, ठीक है. तो देखिए गर्भ व्यापद जो है वो हो सकता है गर्भ स्राव हो जाए, है ना, हो सकता है गर्भपात हो जाए, ठीक है. इसके अलावा जो और सारे व्यापद दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? उपविष्टक, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा नागोदर. और याद रख लेना स्टूडेंट्स, नागोदर को ही उपशुष्क कहा गया है, ठीक है. बहुत सारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि उपविष्टक क्या है, नागोदर क्या है, उपशुष्क क्या है. तो यहाँ पर आई हैव ट्राइड कि जितना हो सके मैं क्लियरेंस रखूं. इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है. सो यहीं पर याद रख लेना कि नागोदर को बच्चों उपशुष्क बोला गया है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा? लीन गर्भ, लीन गर्भ, ओके. और लास्ट आता है हमारा क्या? गर्भशोष, गर्भशोष. और गर्भशोष को ही बोला जाता है क्या? वात अभिपन्न गर्भ, वात अभिपन्न गर्भ, ठीक है. तो इसके बाकी के जो अदर नेम्स है वो भी याद रखने हैं. नागोदर, उपशुष्क, गर्भशोष को वात अभिपन्न गर्भ कहा जाता है, ठीक है. सो इस वीडियो में बेसिकली हम जो है ये जो 4 डिसऑर्डर्स बताए हैं, 4 व्यापक बताए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. उपविष्टक, नागोदर, लीन गर्भ, गर्भशोष, ठीक है. ये 4 डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. फर्स्टली वील सी गर्भशोष, ठीक है. सो हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे उसके निदानों की, ठीक है. अगर कोई संप्राप्ति आचार्यों ने दे रखी है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. उसके बाद में हम लक्षण देखेंगे, ठीक है. सो दिस विल बी द कॉमन सीक्वेंस विल फॉलो व्हाइल डिस्कसिंग दिस गर्भ व्यापद. सो स्टार्टिंग विद गर्भशोष. तो इसका निदान क्या बताया हुआ बच्चों? आचार्य चरक क्या बताते हैं? आहारम न प्राप्तम, ठीक है. बेबी को जो आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. आहारम न प्राप्तम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है. उससे क्या होगा? जब आहार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दोष विक्रांत होंगे, ठीक है. उससे क्या होगा? स्राव होगा, ठीक है. तो कॉमन चीज याद रख लो कि निदान क्या रहा? आहारम न प्राप्नोति. गर्भशोष हुआ है, नाम से पता लग रहा है कि शोषण हुआ है. शोषण कब होगा? जब वात आधिक्य हो चुका होगा, है ना. वात आधिक्य क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंट को गर्भ को जो है वो आहार नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए स्राव हो रहा है, ओके. तो ये हो गया आचार्य चरक का मत. अब आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं? वो बोलते हैं वात आक्रांत. उन्होंने क्लियरली बता दिया कि दोष कौन सा है यहाँ पर? वात की वजह से हो रहा है, वात आक्रांत, ठीक है. मातुः कुक्षी ना पूर्यते, उसकी वजह से क्या होगा? जो माता की जो कुक्षी है उसका पूर्ण नहीं हो पा रहा है, ठीक है. मातुः कुक्षी ना पूर्यते, ठीक है, उसका पूर्ण नहीं हो पा रहा है. और क्या बताया है? मंदम स्पंदते चा, कि स्पंदन तो हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है बच्चों? मंद हो रहा है. अभी देखो हम जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे उसमें स्पंदन से रिलेटेड बहुत सारे आपको लक्षण मिलेंगे. तो इसलिए आपको फोकस्ड होकर पढ़ना है, कोशिश करना है कि अभी एक बार में ही आप इसको अच्छे से समझ लें और जितना हो सके याद कर लें, ठीक है. और एक दो बार अब जब रिपीट करेंगे वीडियो को तो आपको और अच्छे से वो इनकलकेट हो जाएगा, फाइन. सो इसके लिए क्या है लक्षण? मंदम स्पंदते चा, ठीक है. तो निदान क्या रहा यहाँ पर? आहारम ना प्राप्नोति, के आहार नहीं मिल रहा था उसकी वजह से हो रहा है. लक्षण क्या मिलेगा? स्राव होगा यहाँ पर, ठीक है. पुष्प दर्शन कह सकते हो आप.
आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं, वात आक्रांत, वात दोष के वजह से हो रहा है। मातुः कुक्षी ना पूर्यते, माता की कुक्षी का पूरण नहीं होता है। मंदम स्पंदते चा, और जो स्पंदन है वो बच्चों वो कैसा होगा, मंद गति का हो, ठीक है, बहुत ही फीबल पल्सेशन मिलेगा। इसका जो ट्रीटमेंट बताया गया है वो क्या है, लीन गर्भ के समान चिकित्सा बताई गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गर्भशोष की चिकित्सा कैसे करेंगे, तो आंसर क्या होगा, लीन गर्भ समान, ठीक है। और ये वाला किसका मत था, आचार्य सुश्रुत, फाइन। तो गर्भशोष यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नाउ विल सी उपविष्टक, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे उपविष्टक। देखो यहाँ पर शोष था ना, तो शोष से याद रख लेना कि वात दोष है, राइट, मतलब आहारम ना प्राप्त होती, भोजन नहीं करिए, शोषण हो रहा है, ऐसे ही इसको समझने की कोशिश करो। उपविष्टक, यहाँ पे क्या है, विष है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो कॉमन सेंस की बात है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको जो डाइट देना है वो कैसा होगा, ब्रूमण वाला होगा, स्निग्ध होगा, गुरु होगा, शीत होगा, राइट। ऐसे में जो अपत्य है वो क्या है कि उसको जो है उष्ण नहीं देना, तीक्ष्ण नहीं देना, है ना, ऐसा भोजन उसको वर्जित होता है। ऐसा भोजन क्या होगा, विष के समान बताया गया है, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ठीक है, पिक्चराइजेशन के लिए बोल रहे हैं बस, ताकि आपको आगे का उपविष्टक का सेंस समझ में आ जाए। तो उपविष्टक यानी कि कोई फीमेल जो है वो विषात्मक जो भोजन जो परित्याज्य था, है ना, वो उसको फॉलो नहीं कर रही है, परित्याज्य है फिर भी उसका सेवन कर ले रही है। तो क्या बताया गया है कि गर्भ संजातसार हो चुका है, यानी कि व्यक्त अवस्था है। तो गर्भ संजातसार हो गया है, लेकिन फीमेल जो है वो क्या कर रही है, निदान कैसे सेवन कर रही है, उष्ण तीक्ष्ण ऐसे निदान सेवन कर, ठीक है। उष्ण तीक्ष्ण निदान सेवन की वजह से क्या होगा बच्चों, रक्तस्राव होगा, ठीक है, रक्तस्राव होगा, और इससे क्या होगा, गर्भ की वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, उपविष्टक यानी कि विष का सेवन करा, विष क्या बताया गया है गर्भिणी के लिए, उष्ण तीक्ष्ण ऐसे वाले निदानों का सेवन कर रही है, वो भी कब, जब गर्भ जो संजात सार हो गया है, व्यक्त अवस्था में आ चुका है, उसकी वजह से क्या होगा, रक्त का स्राव होगा और वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है। जब आप अष्टांग संग्रह का रेफरेंस देखेंगे तो वहां पर उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली उसका जो है समप्राप्ति बताते हैं। क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि निदान सेवन की वजह से क्या हो रहा है, निदान सेवन क्या है कि जो परित्याज्य था, है ना, परित्याज्य क्या था, उष्ण तीक्ष्ण भोजन, तो जो परित्याज्य था उसने फीमेल ने वो नहीं छोड़ा, ठीक है, उसका भी सेवन करा, उसकी वजह से क्या होगा, पुष्प दर्शन होगा, है ना, जिससे क्या होगा, प्रकोपित दोष जो हैं वो रसवाही नाड़ी का प्रतिपीड़न करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, रसवाही नाड़ी का प्रतिपीड़न, रसवाही नाड़ी का प्रतिपीड़न करते हैं। उससे क्या होगा, जो रसवाह स्रोतस के अंदर जो रस धातु का वहन होना चाहिए था वो हो जाएगा असम्यक, असम्यक वहन होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली वृद्धि नहीं होगी। वी ऑल नो कि रस धातु से ही रक्त धातु का पोषण होता है, रक्त की वजह से मांस का होता है, मांस की वजह से मेद का होता है, उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण होता है, राइट, इन द सेम पैटर्न। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि रसवाही नाड़ी जो फर्स्ट जो हमारी धातु थी उसका ही पोषण नहीं हो पाएगा, तो बाकियों का कैसे पोषण होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल वो भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोलते हैं कि जो कुल्या है ना, कुल्य क्या होता है, कोई भी चैनल समझ लीजिए, जैसे खेतों में जो फार्मर्स लोग जो जब वाटरिंग सप्लाई करते हैं, इरिगेशन सिस्टम होता है ना प्रॉपर, तो वो किसकी हेल्प से होता है, कुल्लिया बनाते हैं ना छोटी छोटी। तो वो बोल रहे कि जब कुल्लिया में तृण पत्र आदि ऐसे कुछ करके फंस जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, वाटर यहाँ से फ्लो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। और अगर वाटर फ्लो होगा भी तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं होगा, कुल्लिया का डायमीटर जितना था उस पूरे डायमीटर से तो वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर तृण पत्र आदि का एक्यूमुलेशन हो गया है, यहाँ पर जाके ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उसकी वजह से प्रॉपर जो फ्लूइड सर्कुलेट होना चाहिए था, सप्लाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाएगी, है ना। इन द सेम वे जो रसवाही नाड़ी है वहां पर दोष एक्यूमुलेट हो गए हैं, है ना, दोष एक्यूमुलेट हो गए हैं, इसीलिए जो प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए थी O2 की, है ना, H2O की, या फिर CO2 का जो एक्सक्रीशन होना चाहिए था, या जो फीकल मटेरियल का जो एक्सचेंज होना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा, है ना, मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि कैसे होगी बच्चों, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, सो इस एग्जाम्पल का उन्होंने यूज करा है समप्राप्ति बताने के लिए। किस किस की समप्राप्ति बताई है, ये उपविष्टक और नागोदर दोनों की ही समप्राप्ति उन्होंने सेम बताई है, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की। तो लक्षण क्या बताते हैं, आचार्य चरक बता रहे हैं, गर्भो वृद्धि ना प्राप्नोति, ठीक है, गर्भो वृद्धि ना प्राप्नोति, वृद्धि नहीं हो पाएगी। और क्या बता रहे हैं, कालम अवतिष्ठते इति मात्रम, की जो गर्भ है वो अति मात्रा लंबे समय तक चिरकाली, है ना,
तो जो वहां पे जो गर्भ है, जो फीटस है, वो लंबे समय तक वहां पर ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा। ठीक है, तो क्या लक्षण बताया है? कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम। ठीक है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने जो है वो उपविष्टक का वर्णन नहीं करा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अष्टांग संग्रह का मैंने बता ही दिया आपको, जो तृण पत्र आदि करके जो एग्जाम्पल दिया है, जो संप्राप्ति बताई है, वो उपविष्टक और नागोदर दोनों की संप्राप्ति सेम बताई है, कॉमन बताई। ठीक है, तो दोनों के लिए वैलिड है। आगे चलते हैं, नागोदर, थर्ड आता है नागोदर। ठीक है, अब देखो इसके जो इसका नाम है वो ही ऐसा रखा गया है कि आपको निदान याद करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नाग है ना, नाग जो है वो किसका सवारी है? नॉट सवारी, आई मीन कौन धारण करते हैं? शिव जी, है ना। शिव जी के नेक पे आपने देखा है ना, वो पूरा का पूरा धारण करके बैठे हैं। तो नाग जो है वो शिव जी का है ना, और शिव जी के लिए फास्टिंग वगैरह करते हैं, भगवानों के लिए फास्टिंग रखते हैं ना हम, है ना, समर्पण दिखाने के लिए। तो इसका जो निदान है वो भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। क्या है? उपवास व्रत कर्म। ठीक है, ऐसे करके इसका निदान बताया गया है। क्या? उपवास व्रत कर्म। ठीक है, ये सेवन करने की वजह से नागोदर रोग होता है। और भी निदान बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? स्नेह द्वेषी, है ना, जो फीमेल स्नेह से द्वेष करती है। द्वेष मतलब क्या है? उसको पसंद नहीं है ना, स्नेहित भोजन खाना। दूसरे क्या है? कुत्सित भोजन, सड़ा गला, स्टेल फूड खाना। ठीक है, पुराना बासी खाना ले लेना। तो जो कुत्सित भोजन खाती है, जो स्नेह द्वेषी है, और जो फर्स्ट बताया गया वो क्या है? उपवास व्रत कर्म। ठीक है, जो फास्टिंग करती है बहुत ज्यादा। ये सारे निदान कहाँ जा रहे हैं बच्चों? रुक्षता की तरफ जा रहे, नहीं जा रहे, है ना। तो रुक्ष निदान का सेवन हो रहा है, उससे क्या होगा? गर्भो वृद्धि ना प्राप्नोति। इसके लिए भी सेम बताया गया है, गर्भो वृद्धि ना प्राप्नोति। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है वो क्या है? अस्पंदनश्च भवति। ठीक है, अस्पंदनश्च भवति। अभी हमने जो फर्स्ट देखा था दैट इज गर्भशोष, उसमें क्या बता रहे थे आचार्य सुश्रुत? मंदम स्पंदते चा। ठीक है, कि स्पंदन तो हो रहा था लेकिन मंद गति का हो रहा था शोष में। और यहाँ हमने देखा नागोदर में क्या बता रहे हैं? अस्पंदनश्च भवति, कि बिल्कुल ही स्पंदन नहीं होगा। तो याद कर लेना। और इसके लिए भी सेम वही बताया गया है कि कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम, जैसे कि उपविष्टक के लिए बोला गया, सेम एज दैट नागोदर के लिए भी बताया गया। क्या? कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम। ठीक है, ओके। सो फोर्थ हम देखेंगे लीन गर्भ, है ना। लीन गर्भ का रेफरेंस कहाँ मिलेगा? जब आप चरक शारीर 8 चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर लीन गर्भ के बारे में रेफरेंस मिलेगा। तो उसका लक्षण क्या बताया गया है? प्रसुप्ततौ न स्पंदते। ठीक है, प्रसुप्ततौ न स्पंदते। ठीक है, तो वहां पर भी जो है स्पंदन नहीं हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि नागोदर में क्या वर्ड आया? अस्पंदन, लीन गर्भ में आया न स्पंदन। ठीक है, आगे देखो, इसका जो प्रसव काल बताया गया ना बच्चों, प्रसव काल, वो भी वर्षगण बताया गया है। ठीक है, मतलब मोर देन 1 ईयर तो इसका प्रसव काल बताया गया है, ये भी लंबे समय तक। नाम से पता लग रहा है लीन गर्भ, लीन हो चुका है वो। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रसव काल हो जाएगा वर्षगण, मोर देन 1 ईयर मान के चलिए आप। और फिक्स नहीं है, हो सकता है बर्थ हो जाए और हो सकता है डेथ हो जाए। इसका क्लियर कट कौन बता रहे हैं? आचार्य सुश्रुत बताते हैं। वो बोलते हैं क्या कि जब स्रोतस जो हैं वो पीड़ित हो रहे हैं, है ना, जो चैनल्स हैं हमारे वो कैसे हो रहे हैं? पीड़ित हो रहे हैं। किसकी वजह से? वात उपद्रव की वजह से। ठीक है, तो वात के कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से जो स्रोतस हैं वो पीड़ित हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? गर्भ लीन हो जाता है। और आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि वहां पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लीन गर्भ के बारे में आचार्य सुश्रुत ने मोर और लेस जो है आईयूडी के बारे में भी थोड़ा बहुत, जो हम आज के टाइम में पढ़ते हैं ना आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डेथ, उसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। ओके, सो दिस वाज द बेसिक आइडिया। ये 4 हमने डिसऑर्डर्स देखे, कौन कौन से? गर्भशोष, देन उपविष्टक, देन नागोदर, देन लीन गर्भ। बहुत ही जरूरी है। गर्भशोष में आपको पता होना चाहिए मंदम स्पंदते च। उपविष्टक में क्या है? गर्भो वृद्धि ना प्राप्नोति। और स्पंदन से रिलेटेड ऐसा कुछ आया नहीं है उपविष्टक में, ये भी पता होना चाहिए। ओके, नागोदर में क्या है? अस्पंदनश्च भवति। और लीन गर्भ में क्या आया है? न स्पंदते। ओके, और आचार्य सुश्रुत ने जो है मृत्यु बताई। सो दिस वाज द डिटेल एस्पेक्ट ऑफ दिस गर्भ व्यापदा। नाउ अब थोड़ा सा हम गोविंद पारिक में जो डिटेल्स दी हैं वो देख लेते हैं और कौन कौन सा पॉइंट्स रह गए हैं। ठीक है, देखिए उपविष्टक सेम जो हमने पढ़ा, गर्भो वृद्धि ना प्राप्नोति। नेक्स्ट देखो आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट क्या बताते हैं? सस्फुरः, ये बहुत जरूरी है, ये तीनों ही पॉइंट बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको एक साथ याद रखना। उपविष्टक के लिए आचार्य वाग्भट बताते हैं सस्फुरः। ठीक है, सस्फुरः, स्फुरण हो रहा है। नागोदर में स्फुरणम चिरात। ठीक है, देर से होगा, मतलब मंदम मंदम बता रहे हैं।
जबकि लीन गर्भ में क्या है, लीन हो चुका है बच्चों, इसीलिए न स्पंदते। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप समझ लेना, क्वेश्चन आएगा तो ये जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं यहाँ से आ सकता है, या फिर जो आचार्य वाग्भट के जो 3 डिफरेंसेस दे रखे हैं वो आ सकते हैं। उपविष्टक में सास्पुरः, नागोदर में स्फुरणम चिरात और लीन गर्भ में न स्पंदते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी आचार्य चरक का तो हम तीनों देख ही चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ पर समरी बता दी कि क्या उपविष्टक में स्पंदन के संदर्भ में निर्देश नहीं किया गया, तो मैंने आपको बता ही दिया। उपविष्टक में स्पंदन से रिलेटेड कोई लक्षण नहीं आया है। क्या आया है, गर्भवृद्धि ना प्राप्नोति, ठीक है। नागोदर अस्पंदनश्च और लीन में न स्पंदते। ओके, आगे देखो, वाग्भट अनुसार सेम वही है। उपविष्टक के लिए क्या है, न च कुक्षी विवर्धते, कि कुक्षी का वर्धन नहीं हो रहा है ना। उपशुष्क को ही नागोदर कहा गया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आर्तव की अति प्रवृत्ति से गर्भ का आकार घटने लगता है, ठीक है। घटना मतलब क्या है कि जिस लेवल से ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है ना। घटना मतलब ये मत समझ लेना कि वो रिड्यूस होने लग गया। रिड्यूस मतलब वही है कि वो शोष हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, इसलिए नाम तो रखा उपशुष्क, शोष होने लग गया। क्यों हो रहा है वो मैंने बता ही दिया आपको, कि व्रत आदि चीजें कर रही है, रुक्ष निदान सेवन कर रही है, उसकी वजह से उसका शोषण होने लग जाएगा गर्भ का, ठीक है। नेक्स्ट, लीन गर्भ में मैंने बता ही दिया कि लंबे समय तक रह रहा है, उसमें लीन हो चुका है तो स्पंदन तो होगा नहीं, स्पंदन का अभाव हो जाएगा। न स्पंदते लीन गर्भ के संदर्भ में आया है। नाउ यहाँ पर इन्होंने बेसिक ट्रीटमेंट बताया है कि क्या उपविष्टक और नागोदर इन दोनों की ट्रीटमेंट के लिए बता रहे हैं वो जीवनीय भ्रूमणीय भौतिक घृता का प्रयोग करना है, यान में बैठाकर क्षोभ कराना है, अवजृंभणम और अवमार्जन। तो देखो यहाँ पर 2 तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया है। फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, जिसमें वो पोषण की बात कर रहे हैं, है ना। जो रस वह स्रोतस जो है वहां पर दुष्टि हुई है ना, रस वह नाड़ी में ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है दोषों के प्रकोपित होने की वजह से, तो पोषण की बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 1 में, कि जीवनीय भ्रूमणीय गुरु शीत स्निग्ध इन सब का सेवन करना है, घृत आदि का सेवन कराना है, राइट। सेकंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, यान में बैठाकर क्षोभ कराना है, अवजृंभणम अवमार्जन, मतलब इससे क्या होगा, इससे लेबर का इंडक्शन हो, ठीक है। तो उसको इवैक्यूएट कराने के लिए, बर्थ कराने के लिए यहाँ पर बाकी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट 1 जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो पोषण के लिए कर रहे हैं, और सेकंड वाला जो है वो इंडक्शन के लिए, लेबर इंडक्शन के लिए कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि नागोदर में जो है क्या बताया गया है, कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम, लंबे समय तक बेबी जो है फीटस जो है वहां पर ऑब्स्ट्रक्टेड हो चुका है ना, दैट्स वाई। लास्ट देखो लीन गर्भ, तो लीन गर्भ में क्या बताया है, शयन गौ मत्स्य ताम्रचूड के मांस का प्रयोग करना है। तो क्योंकि ये उष्ण होते हैं ना, इसीलिए इन सब का बताया गया है। मूली का यूज बताया गया है, उड़द की दाल बताई गई है, उदर वंशण कटी आदि पर अभ्यंग बताया, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेसिक इंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लेबर है वो इंड्यूस हो जाए और फीटस जो है वो बाहर हो जाए, है ना, बर्थ हो जाए। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है उष्ण मांस का सेवन कर रहे हैं, उड़द का सेवन कर रहे हैं और अभ्यंग बताया गया है, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ गर्भ व्यापद, जिसके बारे में आपको डिटेल इतनी तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा गर्भ व्यापद से तो डेफिनेटली इसी वाले पार्ट से आने वाला है। जितना हमने डिस्कस किया उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, जरूरी था ये पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है एंड आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई इनकेस डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो हमने गर्भ व्यापक पढ़े ना, ये जब आप मॉडर्न साइंस वालों को देखेंगे तो उन्होंने जो है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन ऐसे करके टॉपिक मिलता है ना, तो जितने भी गर्भ व्यापद हैं वो सारे आप IUGR से रिलेट कर सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो अभी UG में है, एग्जाम देने वाले हैं गायनी पीड्स का, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि आप गर्भ व्यापक को किससे कोरिलेट कर सकते हो, आज के पर्सपेक्टिव में कैसे समझ सकते हो, है ना। सो विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग and batchmates, that's it. We'll meet you in the next video. Thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe and stay connected.